दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? दहेज प्रथा कितनी पुरानी है? कैसे एक अच्छी शुरुआत दहेज प्रथा का इतना भयंकर रूप ले गई? दहेज प्रथा के पहले और बाद में महिलाओं की लाइफ में कैसे चेंजेस आए? इंडिया में मेन बदलाव कहां से और कैसे शुरू हुआ? क्या दहेज प्रथा जैसी शुरुआत इंडिया के अलावा और अलग देशों में भी हुई थी? फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और जर्मन्स ऐसी दहेज प्रथाओं से कैसे बच निकले? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस YouTube वीडियो में ही, इसलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और इस बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक को मेरे साथ मिलकर एंजॉय करें। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत है ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल पर एक और नए वीडियो में। वीडियो का टाइटल है दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। चलिए फिर अपने वीडियो का मेन पार्ट शुरू करते हैं। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेन इंस्पिरेशन है एक 98 साल के बुजुर्ग जो कि मुझे मॉर्निंग वॉक करते टाइम मिले थे, और फिर उस दौरान वहीं उनके साथ बैठे हुए दहेज पर बातें शुरू हो गई। वहां उन्होंने अपनी 98 साल की लाइफ की दहेज से जुड़ी बातें बहुत सारी मुझे बताई, और उनके फादर जो उन्हें दहेज प्रथा से जुड़े किस्से बताया करते थे, उन्होंने वो सारे किस्से भी मुझे सुनाए। उनमें से कुछ बातें जानना मेरे लिए एक रियलिटी से भी कई ज्यादा था। फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि कम से कम 150 साल पुरानी बातें मुझे पता चली, वो भी किसी के मुंह जुबानी, जिनके फैक्ट्स को मैं भी जानना चाहता था। और उसके बाद मेरी टीम ने की इस पे रिसर्च शुरू, और हमें दहेज प्रथा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी पता लगे जो कि बेहद चौंकाने वाले थे, और वो सारे के सारे फैक्ट्स बिल्कुल ही रियल और वेल रिसर्च्ड हैं, जिन्हें मैं आपके साथ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में शेयर करूंगा, क्योंकि नॉर्मली कई लोगों को वो शायद अब तक पता भी नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि इतनी बढ़िया हिस्ट्री ह्यूमन मैनेजमेंट के व्यूअर्स को पता होना जरूरी है। दहेज, आज ये शब्द बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। ये प्रथा असल में बिल्कुल ही अलग तरीके से शुरू हुई थी, और फिर टाइम के साथ साथ बदलती चली गई, और अब वो सारे चेंजेस इतने खतरनाक हो गए हैं कि आज दहेज के नाम पर लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत एक अच्छी नीयत से की होगी, वो भी कभी ये नहीं सोच पाए होंगे कि सदियों बाद ये ट्रेडिशन इतना खतरनाक हो जाएगा। दहेज प्रथा जिन रिवाजों की वजह से इंडिया में शुरू हुई थी, वैसे ही मिलते जुलते रिवाज काफी हद तक एक जैसे बाहर के दूसरे देशों में भी थे। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब लोगों ने दुनिया को एक्सप्लोर करना भी शुरू नहीं किया था। बाद में ये सारी बातें कल्चर एक्सचेंज होते वक्त या नई कंट्रीज के एक्सप्लोरेशन के वक्त सामने आई, यानी तब जब लोगों ने अपने देश के बाहर निकलकर और देशों को भी ढूंढना शुरू किया, और उसे हम सब कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। उस टाइम दूसरे देशों का एक्सप्लोरेशन शिप्स के थ्रू ही पॉसिबल था, जिसके चलते नई नई कंट्रीज भी एक्सप्लोर की जा रही थी, और उनमें से कुछ लोग या दल एक नए देश को एक्सप्लोर कर उनको कॉन्क्वायर करके अपनी जीत का झंडा उन देशों पर फहराने के बाद ट्रेडिशंस और कल्चर भी एक्सचेंज कर रहे थे। कोई दूसरे देशों में या तो बिजनेस करने जाता या राज करने, पर वो अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स को भी वहां उस नए देश में छोड़कर जरूर आता। लगभग पूरे वर्ल्ड के उस टाइम के डिस्कवर हुए देशों में वहां के लोगों में आपस में मिलते जुलते कल्चर्स ही फॉलो किए जाते थे शादी होने तक। अपनी कंट्री इंडिया के दहेज प्रथा ट्रेडिशन की चेन से जुड़े कुछ जाने माने देश जो कि कैसे न कैसे आपस में इस पूरे ट्रेडिशन से लिंक्ड है। इंडियन हिस्ट्री या उन कंट्रीज की हिस्ट्री के हिसाब से ब्रिटिश, फ्रांस, ग्रीस, अफ्रीका और इंडिया की तरह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी दहेज एक ट्रेडिशन की तरह आज भी फॉलो किया जाता है, और ये अफ्रीकन कंट्रीज की हिस्ट्री का सेंचुरीज पुराना कल्चर है। फ्रांस और ग्रीस में जब बच्चा बड़ा हुआ करता था तो लड़के का जिम्मा जाता था पिता के पास, जो कि बचपन से उसे ट्रेनिंग देते थे कि घर पर खाना और पैसा कैसे कमा के लेके आया जाता है, और अपने पूरे परिवार की देखभाल उसे आगे जाके कैसे करनी है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों की ट्रेनिंग का जिम्मा जाता था उनकी माँ के हाथ में, जो उन्हें घर गृहस्थी के सारे काम सिखाया करती थी। खाना बनाना, घर की देखभाल करना, घर के और भी जरूरी काम जैसे सिलाई और कढ़ाई। और जब लड़की की शादी हुआ करती थी तब वो इन सारे सीखी हुई चीजों को अपने तरीके से बनाकर, या यूं कहें अपनी इच्छाओं को अपने काम पर उतारकर अपने ससुराल लेके जाया करती थी, जैसे खुद के बनाए हुए स्वेटर, तकिए कवर, पर्दे, टेबल कवर, डोरमैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टाइम ये पूरी ट्रेनिंग लड़की के टैलेंट की पहचान मानी जाती थी, और वो सब बनाई हुई चीजें एक नए मैरिड कपल की लाइफ की स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट सामान भी हुआ करता था, जो कि उन्हें अपने नए घर को बनाने में काम में आता था। फ्रांस और ग्रीस में ये कल्चर बहुत ही ज्यादा कॉमन था और काफी सेंचुरीज तक चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से
इस गिफ्ट देने के कल्चर से भी ऊपर जो कल्चर हुआ करता था वो था स्वयंवर। लेकिन ये लिमिटेड था सिर्फ रॉयल फैमिलीज तक ही, और इस ट्रेडिशन को आम जनता के लिए फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्वयंवर के लिए लड़की का या तो राजकुमारी होना या किसी जगह पर राज करना ही मेन एलिजिबिलिटी होती थी। स्वयंवर में लड़कियां अपनी पसंद के हिसाब से अपने पति को चुनती थी, और स्वयंवर में आए सभी लड़के खुद भी रॉयल फैमिली से ही हुआ करते थे। पर उस टाइम भी नॉर्मल क्राउड और नॉर्मल लोगों में शादियों के टाइम एक ट्रेडिशन फॉलो हुआ करता था, जिसमें लड़की के घर वाले अपनी इच्छा और अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी लड़की को उसकी नई लाइफ की शुरुआत के लिए गिफ्ट दिया करते थे, जिससे उसे और उसके पति को अपनी नई जिंदगी शुरू करने में ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ये कल्चर वैदिक टाइम से इंडिया में फॉलो किया जाता था, करीब 1500 से 600 बीसी के बीच। इंडिया के वैदिक पीरियड में जैसे लड़की की नई गृहस्थी शुरू कराने के लिए उसकी फैमिली उसे गिफ्ट दिया करती थी, वहीं कई लोग लड़की की फैमिली की ही तरफ से इस ट्रेडिशन में अपनापन जाहिर करने के लिए और लड़की की फैमिली से नए रिश्ते की शुरुआत होने पर उन्हें भी गिफ्ट्स दिया करते थे। यहाँ गिफ्ट से मेरा मतलब है बर्तन, चूल्हा और कुछ जरूरी घर का सामान। हिस्ट्री में आपने एक वर्ड सुना होगा, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन वो टाइम था जब लोगों के हाथ की चीजों को मशीन ने रिप्लेस किया, और उन सारी चीजों को बड़े स्केल पर बनाने के लिए और उस काम को बिजनेस बनाने के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता चला गया। फिर टाइम आया फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन का, और नई जनरेशन को वो मशीन से बनी चीजें हाथ से बनी चीजों से ज्यादा पसंद आने लगी, और टाइम के साथ ही वो हाथों से बनी चीजें, कल्चर और ट्रेडिशन किसी बड़े संदूक में दबकर कहीं खो गया। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के टाइम पर इन देशों की महिलाओं ने भी इंडस्ट्रीज में काम करना जरूरी समझा, अपने घर के सपोर्ट में फाइनेंशियली हाथ बटाना शुरू कर दिया, और फिर ऐसे जन्म हुआ इंडिपेंडेंट वुमेनहुड का। 1760 के बाद शुरू हुए इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ने जैसे बड़े बड़े देशों को बदला, वैसे ही इंडिया में वैदिक पीरियड के खत्म होते ही दहेज का कल्चर भी बहुत बदल चुका था। वैदिक पीरियड के बाद आया मध्यकाल, जहां लड़की को स्त्री धन और घर की लक्ष्मी जैसी नई पहचान मिली, जिसका कारण था उस टाइम पर ये गिफ्ट बांटने के ट्रेडिशन में इंडिया में थोड़े चेंजेस आ चुके थे। लड़की के पिता लड़की को उन गिफ्ट्स के साथ में कुछ पैसे भी दे दिया करते थे, जो वो अपनी नई फैमिली के साथ इमरजेंसी के टाइम पर या उसकी नई फैमिली पर कुछ प्रॉब्लम आने के टाइम पर इस्तेमाल कर सके। और फिर टाइम के साथ साथ अर्ली मॉडर्न पीरियड तक इस ट्रेडिशन में बड़े सारे चेंजेस आ गए, और इस कल्चर में बूम देखा गया राजस्थान की कुछ बड़ी रॉयल फैमिलीज में, जहां लड़की को दिया हुआ पैसा, जो कि पहले ट्रेडिशंस में इमरजेंसी के लिए दिया जाता था, वो शो ऑफ, पावर और स्टेटस दिखाने के लिए इस्तेमाल में आने लगा। और ऐसे कॉमनली यूज होने वाला वर्ड दहेज लोगों की जुबान पर चढ़ गया। दूसरे देशों में लड़कियां इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद बाहर के कामों में लग गई, लड़कों के साथ बराबरी से हाथ बटाने लगी, पर इंडिया में सिर्फ लड़के ही गांव से शहरों की तरफ बढ़े, बिजनेस और काम की चाह में। फिर समय आया ईयर 1793। तब तक इंडिया में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का एक तरह से हिस्सा बन ही चुके थे, और बंगाल में उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट लैंड सेटलमेंट का एक नया रूल निकाला। इस नए रूल से पहले जमीन स्टेट के अंडर में हुआ करती थी, पर इस नए कानून के बाद जमीन का मालिकाना अधिकार एक इंसान का भी हो सकता था। जमींदार जो सिर्फ टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, अब वो जमीन के मालिक भी बन रहे थे, और अपनी जमीन किसी को पैसे के लिए किराए पर भी दे सकते थे। और ऐसे जन्म हुआ एक नए शब्द किराएदार का, जो जमींदारों से किराए पर जमीन लिया करता था अपना कुछ नया काम शुरू करने के लिए या खेती करने के लिए। और फिर इन जमींदारों से ही शुरू हुआ किराएदारों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। अभी दिक्कतें बढ़ना ही शुरू हुई थी हमारे अपने देश भारत में, कि फिर इस नए रूल में एक और नया क्लॉज आ गया, वुमेन कुड नॉट ओन एनी लैंड इन द कंट्री। महिलाओं का जमीन पर कभी कोई अधिकार नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी जमीन पर कोई मालिकाना हक रख सकती हैं। इस नए कानून के बाद इंडिया में शुरू हुआ जेंडर डिस्टर्बेंस, जो इंडिया में कभी इससे पहले था ही नहीं, और जो जेंडर डिस्टर्बेंस आज तक चल रहा है। आज है हम ईयर 2024 में, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं करीब 219 साल पुरानी। ये वो समय था जब इंडिया में मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस को देखा और महसूस किया गया, और फिर शुरू हुआ महिलाओं को नीचा दिखाने का कारवान। आदमी अपना वर्चस्व संभालने में लग गया, दूसरे देश खुद को बदलने में लग गए,
और इंडिया में कुछ लोग फंसे रह गए इस ऊंच नीच की चपेट में। विदेशी देशों में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्रांति लेके आ गया महिलाओं की लाइफ में, पर अपना देश भारत रह गया सिर्फ आदमी को ही पढ़ाने और बढ़ाने में। और फिर क्या था, ज्यादा कमाने वाले लड़कों की बोली लगने लगी इस बात पर कि स्त्री धन अपने साथ कितना धन लेके आती है। कुछ लोगों ने इसे स्टेटस सिंबल बना लिया और कुछ ने इसे बराबरी के दर्जे से तौलना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते शुरू हो गया लड़कों की बोली लगने पर काम, जिसने फिर रिश्ते बनाने का काम नहीं पर रिश्ते कितना निभेंगे उन पर लगने वाली मोहर की तरह काम किया। ये थी दहेज की शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी कि कैसे एक परंपरा एक शोषण में बदल गई। पर ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल के हिसाब से शादी कोई सौदा नहीं है कि इसमें लड़के की कीमत चुकाई जाए या लड़की की। यहाँ दो परिवारों के बीच में भी एक नया रिश्ता बनता है। इसे अगर दोनों तरफ के लोग एक साथ मिलकर निभाएं, जैसे आपस में अपने और रिश्तेदारों के साथ निभाते हैं, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर। यकीन मानिए ये दो परिवारों का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये आपके कई पुराने रिश्तों से भी ज्यादा गहरा साबित हो सकता है। बस खुद की सोच और तरीका बदलने की देरी है। आपके लिए एक और बढ़िया वीडियो है मेरे पास, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, उसे जरूर देखें। जैसा कि आपको अब तक दहेज का इतिहास तो पता चल गया है, लेकिन आपको ये भी पता लगना जरूरी है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से ज्यादा बेटर और ज्यादा चलने वाली कौन सी शादी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं राहुल चतुर्वेदी आप सभी से विदा लेता हूं। आई होप वीडियो की स्क्रिप्ट पर की गई मेरी और मेरी टीम की मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। See you in the next video. Have a wonderful time ahead. Bye.